हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत सिंह और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रोटेशनल मोशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ चैप्टर माना जाता है क्लास 11 फिज़िक्स का। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा तो सब आसान रहेगा। ये देख लीजिए, ये 2600 के जो 26 टॉपिक हैं, ये सारे आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। कुछ भी नहीं छूटेगा। क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होगी विद सॉल्यूशंस, और एक से एक थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और साथ साथ आप अगर जेई या नीट या फिर क्लास 11 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद रोटेशनल मोशन में आप पक्का टॉप कर लोगे, गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रोटेशनल मोशन क्या होता है? किसी भी फिक्स्ड एक्सिस पर अगर कोई आदमी घूमता है या फिर कोई पार्टिकल घूमता है फिक्स्ड एक्सिस पर, उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन बोलेंगे। रोटेशनल मोशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं छोटे छोटे, जैसे कि रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? इट इज़ अ बॉडी, मतलब ऐसा बॉडी होता है जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उनके पार्टिकल्स के बीच की जो ये दूरी है ये कम नहीं होगी या फिर ये बढ़ेगी नहीं। दोनों पार्टिकल एक जगह ही रहेंगे, कितनी भी फोर्स लगा लो इसके ऊपर। इस ऐसी बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? जिस बॉडी को हम लोग वर्क कर रहे हैं इसको सिस्टम बोलेंगे। इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं? इस बॉडी के अंदर जितने भी फोर्सेस हैं, जैसे नीचे mg हो गया, नॉर्मल हो गया, ये सारी फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस होंगी। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी? इस बॉडी पर जैसे कि हम लोग मान लो यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो होगा ये एक्सटर्नल फोर्सेस होगा, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स आप क्लियर हो गए। अब हम लोग चलते हैं सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज अ पॉइंट दैट मूव्स as though all the masses were concentrated there and all external forces were applied there। यहाँ से नोट कर लेंगे आप, द मास वेयर कंसनट्रेटेड देयर। कोई भी एक बॉडी के जहाँ पे बीचों बीच मास कंसनट्रेटेड होता है, उसी मास को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यानी अगर मान लो बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच अगर कोई मास कंसनट्रेटेड है तो इसको सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसके फॉर्मूले को सेंटर ऑफ मास के। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। कोई एक पार्टिकल है जो कि एक्स और वाई एक्सिस पे लोकेटेड है और उसकी दूरी है, मान लो m1 की दूरी है r1 वेक्टर, m2 की दूरी है r2 वेक्टर, m3 की दूरी है r3 वेक्टर। तो ये जो तीनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा इसकी दूरी क्या होगी? तो इसको निकालने का फॉर्मूला हम लोग के पास है ये, आर वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 का प्रोडक्ट, m2 r2 का प्रोडक्ट प्लस m3 r3 प्लस जितनी भी मासेस और पोजीशन वेक्टर दिए होंगे उन सब का प्रोडक्ट अपॉन टोटल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। टोटल मास, ये होगा फॉर्मूला हमारा पोजीशन वेक्टर निकालने का। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास पार्टिकल टू सिस्टम। जैसे मान लो दो पार्टिकल, सेम फॉर्मूला ही रहेगा, दो यहाँ पे मासेस हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, और हाँ ये भी नोट कर लो कि अगर दोनों मासेस इक्वल हों तो फिर डायरेक्ट आप फॉर्मूला आर वेक्टर r1 प्लस r2 बाई 2। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देखिए। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। या तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लो, या फिर आप जेड एक्सिस वाई एक्सिस ले लो, या फिर आप एक्स जेड, तीनों में से कुछ भी ले लोगे सबका सेम ही होगा, सेम तीनों में ही यही फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ये हम लोग अभी तक जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे होंगे उन सब में ये पढ़ा है कि जो मासेस हैं उनको हम लोग पॉइंट मास मान के चलते थे। जैसे कोई प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हो, मैं एक सेकेंड यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि आप कोई प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हो तो इसको हम लोग पॉइंट मास मानते थे, क्या? पॉइंट मास। लेकिन सेंटर ऑफ मास में इसी चीज़ को हम लोग पॉइंट मास नहीं मानेंगे। अगर मान लो कोई प्रोजेक्टाइल आप फेंक रहे हो सेंटर ऑफ मास में, क्या? यानी रोटेशनल मोशन में, तो इसको हम लोग एक्चुअल मास लेंगे, ना कि पॉइंट मास। एक्चुअल मास सेंटर ऑफ मास में, ठीक है। ये डिफरेंस होगा हमारे काइनेमेटिक्स में।
और आपके सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आइए वही चीज़ देखते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इन सिमेट्रिकल बॉडीज इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज होमोजेनियस द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद सिमेट्रिकल सेंटर। अब जैसे कि कोई सिमेट्रिकल बॉडी जैसे कि आपका हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर डिस्क, यूनिफॉर्म रोड, इन सब टाइप की बॉडीज़ होंगी तो इनके सेंटर जियोमेट्रिकल जो सेंटर होगा, जैसे मान लो सर्कल का सेंटर हम कहाँ लेते हैं, बिल्कुल बीचों बीच लेते हैं, यहाँ पे नहीं लेते हैं, यहाँ पे नहीं लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं। तो इसी जगह पे ही आपका जो सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होगा एक सर्कल के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिफरेंट बॉडीज, यही चीज़ दिखाई गई है यहाँ पे, ये आप पढ़ सकते हो स्टॉप करके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास चेंजेस इट्स पोजीशन ओनली अंडर ट्रांसलेटरी मोशन, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेटरी मोशन। देखो मोशन दो टाइप्स की होती है सेपरेशन मोशन, मैंने बताया नहीं। एक होता है आपका प्योर, सबसे पहला होता है आपका प्योर ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, दूसरा होता है आपका प्योर रोटेशनल मोशन। इसके अंदर क्या होता है, देखो ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। सबसे पहले जो ट्रांसलेशन मोशन होता है, इसके अंदर जो बॉडी है वो आपका ऐसे मूव करता है, इस टाइप, और रोटेशनल मोशन में ऐसे मूव करता है। ठीक है, समझ में आ गया, यही दो डिफरेंस होता है। तो वही कह रहा है कि द सेंटर ऑफ मास चेंजेस इट्स पोजीशन ओनली इन ट्रांसलेशन। ठीक है, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन में ही देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया बॉडी, ये जो है ये डिस्टेंस सिर्फ ये ट्रांसलेशन मोशन में ही कर सकता है। सेंटर ऑफ मास में तो क्या होगा, वहाँ पे तो फिक्स्ड एक्सिस होगा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही यहाँ पे बता दिया था, फिक्स्ड एक्सिस पर ही रोटेट करेगी बॉडी को। ठीक है, तो यहीं पर रोटेट करेगा तो ये तो कहीं जा नहीं रहा है, इतना डिस्टेंस कहीं ये सब फालतू ट्रेवलिंग नहीं कर रहा। ठीक है, यही चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, if the origin at the center of mass then the sum of moments of masses about the system is zero। अगर ओरिजिन से कोई हम ओरिजिन पे ही सेंटर ऑफ मास है, जैसे कि मान लो ऐसा एक्स और वाई एक्सिस है और यहीं पे ओरिजिन पे ही सेंटर ऑफ मास है हमारा, तो यहाँ पे जो मास और पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो